हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे आशा है कि अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है ब्लड कॉर्पुसल्स, उस पर चर्चा कर रहे थे। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जेटेट हो, सीटेट हो, पारा शिक्षकों की आने वाली परीक्षा हो या टीचर से संबंधित कोई भी परीक्षा हो। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपना आंख कान नाक खोलकर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ब्लड कॉर्पुसल्स, इसमें मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके हमारी प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख लें। इसके बाद हम ब्लड कॉर्पुसल्स का ही अगला सेल जो कि है प्लेटलेट्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका डेथ कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य, इसका मेन फंक्शन क्या होता है और इससे होने वाली डिजीज क्या है। तो इन सब बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसका कि अदर नेम होता है थ्रोम्बोसाइट और इसे हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। इसकी जो संख्या होती है, इसका जो नंबर होता है वो मेल और फीमेल में लगभग समान होता है और वह हमारा पर 100 मिलीलीटर ऑफ हेमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख तक हो सकता है। इसका जो शेप है, प्लेटलेट्स का शेप हमारा इरेगुलर शेप होता है, मतलब इसका कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। फिर हम इसका देखेंगे फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन जो हमारा होता है वो हमारा व्हाइट बोन मैरो में होता है। इसका लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल जो होता है वो 8 to 10 डेज के लिए होता है, मतलब 8 से 10 दिनों के लिए इसका जीवन काल होता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 8 से 10 दिन मतलब इसका 1 से 1.5 सप्ताह भी बोल सकते हैं। इसका जो डेथ है वह हमारा डेथ इसका हो जाता है ब्लड में या तो स्प्लीन में। यह ब्लड में इसकी मृत्यु होगी या तो स्प्लीन में, और इसमें भी इसकी अधिक जो मृत्यु होगी, अधिक प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होगी वो हमारा ब्लड में होगा और स्प्लीन में कुछ प्लेटलेट्स की मृत्यु होगी। इसलिए ग्रेव यार्ड ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स का कब्रगाह जो है उसे कहा जाता है ब्लड को प्लेटलेट्स का कब्रगाह कहा जाता है। ब्लड को या स्प्लीन को भी कह सकते हैं। यदि ऑप्शन में ब्लड नहीं हो तो वहां पर स्प्लीन भी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसकी मृत्यु होने के बाद यह इसका भी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स का रीजनरेशन जहां यह मरा वहीं पर इसका रीजनरेशन भी होगा, तो ब्लड या स्प्लीन में इसका रीजनरेशन भी होगा। फिर इसका फंक्शन, इसका जो कार्य है वह फंक्शन है इसका ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के धक्का बनाने में सहायक होता है, या इसको बोल सकते हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने का कार्य करता है। ब्लड में यदि आरबीसी को हटा दिया जाए, ब्लड से आरबीसी को माइनस कर दिया जाए, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो प्लाज्मा होगा। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा में जो है वो हमारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है यह प्लेटलेट्स के द्वारा कैसे होता है। तो सबसे पहले यह क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो 4 to 5 मिनट में हो जाता है। यह एक एवरेज समय दिया गया है, इससे कम भी हो सकता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हमें कहीं चोट लग गई तो कुछ देर के बाद ही उसका क्लॉटिंग शुरू हो जाता है। तो ये जो टाइम दिया गया है ये फिक्स नहीं है, मतलब ये एक एवरेज टाइम दिया गया है। तो मान लीजिए कि मसल कहीं डैमेज हुए या कट गए, हमें चोट लगी, तो क्या होगा, ब्लड रिलीज होगा। अब क्या होता है कि ब्लड में हमारा एक मिनरल होता है, मिनरल प्रेजेंट होता है जो कि है कैल्शियम। और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। जिसने प्लाज्मा की वीडियो नहीं देखी है वो कृपया प्लाज्मा की वीडियो जाके देख ले, क्योंकि ये हर एक टॉपिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव स्टेज में है और हमको इसका एक्टिव फॉर्म चाहिए जो कि है थ्रोम्बिन।
और ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, कहाँ से आया, तो ये हमारा जो मसल जहाँ डैमेज हुए तो वहाँ के सेल से हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। इसको यहाँ पर एक और फैक्टर जो है जो कि प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है, फैक्टर 9, ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। और ये फैक्टर 9 जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो कि किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं, और ज्यादातर ये कैटलिस्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज ही करते हैं। इस फैक्टर 9 को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि है क्रिसमस फैक्टर। अब यहाँ जो थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन जो है वो हैपरिन को डीएक्टिवेट कर देगा। अब याद कीजिए कि हैपरिन क्या होता है, मैं बता चुकी हूँ कि हैपरिन क्या होता है। हैपरिन ऐसा पदार्थ है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर है और ये जब तक प्रेजेंट होगा तो हमारे ब्लड को नहीं जमने देगा, लेकिन यहाँ तो हमें ब्लड को क्लॉट करवाना है, जमाना है, इसलिए ये थ्रोम्बिन जो है वो हैपरिन को डीएक्टिवेट कर देगा। अब क्या है कि फिर से थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन आपस में मिलेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। अब फाइब्रिनोजेन क्या है, तो ये भी हमारा प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिल करके ये हमारा फाइब्रिन का निर्माण करेंगे। फाइब्रिन, अब यहाँ पर हमारा फाइब्रिन बन गया। फिर फाइब्रिन जो है वो प्लेटलेट्स के साथ एक्ट करेगा या ब्लड के साथ एक्ट करेगा और विटामिन के प्रेजेंस में ब्लड को क्लॉट करवाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका आंसर होगा विटामिन के। यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है जो कि है हेपरिन जो है वो हमारा नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तब हमें आर्टिफिशियल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर लेने की आवश्यकता होती है। तो वो जो हम लेते हैं वो है हिरुडिन। हिरुडिन एक आर्टिफिशियल क्लॉटिंग फैक्टर है और ये हमारा स्लाइवा ऑफ लीच मतलब लीच के स्लाइवा से हमें प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक में ब्लड जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। जब भी किसी को आवश्यकता हो ब्लड की तब हम उस समय उसको ब्लड दे सके, इसके लिए ब्लड स्टोर करके रखा जाता है। तो वहां पर क्या है कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता है। तो क्यों नहीं क्लॉट करता है, इसके लिए यहाँ पर दो केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, वो हैं सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम साइट्रेट। ये दोनों ऐसे केमिकल हैं जो कि ब्लड को आउटसाइड द बॉडी जो है क्लॉट नहीं होने देता है, ब्लड को बॉडी से बाहर जो है वो क्लॉट नहीं होने देता है। अब हम देखेंगे इससे होने वाली डिजीज कौन सी हैं। तो जब प्लेटलेट्स की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग में है वो हमें प्रॉब्लम होगा, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा या देर से होगा। इसके बाद जब प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो जाएगी, प्लेटलेट्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बस कहते हैं। और इस समय क्या होगा, इस स्थिति में हमारे बॉडी के अंदर ही क्लॉट होने लगेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स तो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसकी संख्या जब अधिक हो जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर ही क्लॉट होने लगेगा, जो कि बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि क्लॉट तो हमें बॉडी के बाहर करवाना है ना, बॉडी के अंदर यदि हम क्लॉट होने लगेगा तो फिर न तो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, बहुत मतलब सेल डैमेज हो जाएंगे और शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होने से ये ब्लड कैंसर का भी रूप ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला डिजीज जो है वो है हीमोफेलिया। इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। इसे शाही बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के फैमिली में हुआ था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। Hemophilia is also called Christmas factor disease because here factor 9 is absent. इसको क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फैक्टर 9 जो है वो अनुपस्थित होता है। और यह एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। यहाँ पर क्रोमोजोम्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं जिसकी वजह से भी यह बीमारी हो जाती है। उसके बाद हेमोफीलिया जिस इंसान को होता है उसमें यह देखा जा उस इंसान को चोट लगने पर मोर ब्लीडिंग होगा।
तो यहाँ पर हमारा प्लेटलेट्स समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।